नेशन स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शेख नासिर रियाज साहब, हिंद मजदूर सभा के स्टेट अध्यक्ष हैं। नासिर जी, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। जी, थैंक यू वेरी मच। नासिर जी, जिस तरह से रियासी के दरबारी में जो है एक शिव मंदिर पर में जो है तोड़फोड़ देखने को मिली, कुछ शरारती तत्वों के द्वारा जो है ये इस काम को जो है अंजाम दिया गया है। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में पूरे में जो है एक रोष जो है वो दिखाया जा रहा है और जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने ये सब किया है उनको जो है उनकी धरपकड़ की मांग की जा रही है। किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं अपना जो हमारे मेंटर थे, मेरे जो पॉलिटिकल गुरु थे लेट संपत प्रकाश जी, आज उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है। सबसे पहले मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। उनकी गाइडेंस में ही जो है ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला और उन्होंने मुझे अपना ये एक लेगेसी दी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जो रियासी का इंसिडेंट हुआ है, ये तो बहुत, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, आप कह सकते हैं, जिस अफसोस वाली बात है। किसी भी कम्युनिटी का कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है तो उससे क्या होता है, जो एक सेकुलर फैब्रिक होता है वो हमारा ब्रेक हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, आपस में रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं वो आ जाते हैं, उस इसी चीज़ को लेके बाद में कम्युनल इश्यूज़ हो जाते हैं, जो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। और जो भी ऐसी कोई हरकत करता है, जो भी एंटी सोशल एलिमेंट ऐसी हरकत करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, जी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे उनको फ़ौरन अरेस्ट करना चाहिए, उनको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, सो दैट कि जो ये फैब्रिक है हमारा, जो भाईचारा है हमारा, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। सेम इंसिडेंट जो है, जैसे रियासी में हुआ पिछली बार, वहाँ पे अटैक हुआ, जो मिलिटेंसी अटैक जी। हुआ, उसमें भी देखो आप, बेकसूर लोग मारे गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। वो यात्रा पे गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे, बस पे हमला हुआ। तो सफ़र कौन करता है? सफ़र आम बंदा करता है। लेकिन ये है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये हम पे पूरा एक, जो हमारा एक सोशल फैब्रिक है, उसमें हर कम्युनिटी के लोगों को आगे आना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए। जो डिफरेंसेस हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ हैं, वो उनको सॉर्ट आउट करने चाहिए, सो दैट कि टेंशन या ऐसे कोई हालात जो नहीं। बाकी आपको पता है कि जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। जी। उनके हाथ में, जेके पुलिस तो वैसे बहुत कॉम्पिटेंट है, हमारी आर्मी एजेंसीज़ जो हैं, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, वो तो अपना काम पूरा करती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जी। जो ये करने की कोशिश करते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह नुकसान जो है सोसाइटी को पहुंची जाए। तो वो तो, इसमें तो कोई वो है नहीं, इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी, इसमें सबसे बेस्ट वही है कि जो भी कल्प्रिट है, आप उसको, एजेंसीज को चाहिए उनको आइडेंटिफाई करें, अरेस्ट करें, और ऐसी सज़ा उनको मिलनी चाहिए कि एक 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 बेंचमार्क होना चाहिए कि उनको भी दोबारा कभी ऐसी कोई, उनको देख के कोई इंस्पायर होके अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो वो भी 100 बार सोचे और 100 बार कांपे। जी। जी। सर, जिस तरह से कठुआ की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है कुछ ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जानी थी और वहीं पर जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जो है हमारे पुलिस ऑफिशियल्स पे जो है पत्थरबाजी की गई और जिसमें 5 जवान जो है वो ज़ख्मी हुए और डीवाईएसपी समेत। तो किस तरह देखते हैं, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और कठुआ की अगर बात करें तो वो गेट वे है जम्मू कश्मीर का? अब देखिए कि मैंने आपको अभी बताया कि जो इंसिडेंट रियासी में हुआ वो हो, या जो इंसिडेंट कठुआ में हुआ, ये दोनों जो हैं सोसाइटी के, मतलब आप ऐसा कहें कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे सोसाइटी को, हमारी सोसाइटी को नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे। इससे कुछ नहीं होगा, इससे यही होगा कि आपस में जो रंजिश है, आपस में जो बैर है, वो और बढ़ेगी। जो कम्युनल जो ताकतें हैं, जो चाहती हैं कि ऐसा कोई इशू बनता रहे, लोग परेशान रहें, आपस में लड़ते रहें, तो वो होगा। लेकिन ये है कि अब देखिए, आप वहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं कहूँगा कि ओपनली इसमें कोई वो नहीं है बैलेंस, कि वहाँ पे आपने मुस्लिम्स का कर दिया, रियासी में आपने हिंदूज़ का कर दिया। लेकिन मैं अपनी जगह, देखिए हमारी जो हिंद मजदूर सभा है, ये तो ए पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, एक पर्सनल एक, मैं अपना जो मैंने एनालाइज किया है ये वो, कि जब आपकी एमपीज़ इलेक्शन हो रही थी, तब आपका सारा स्टेट का सिनेरियो बिल्कुल ठीक था। जी। कहीं पे कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, कहीं पे कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। जो ही वो रिजल्ट्स आते हैं, तो वहाँ पे मंदिर को टारगेट किया जाता है, वहाँ पे मस्जिद को टारगेट किया। तो हो सकते हैं कि कुछ एजेंसीज़ जो होती हैं, कुछ लोग जो होते हैं,
जिनको वो क्या कहते हैं, कुछ वो वैसे अनासिर जिनको कहते हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरीके से टेंशन जो है बरकरार रहे। और हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो या एक ये कोई इशू हो कि भाई इलेक्शंस जो यहाँ पे होने हैं वो डिरेल हो जाएं, वो लेट हो जाएं या हो ही नहीं। तो ये भी एक पॉइंट जो है निकलता है बाहर की, हो सकता है कि ये देखो, अब आप 2019 में 370 हटा जी। और 35 से हटा, वो जो 370 और 35 ए था वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ हमारी सिक्योरिटी थी, हमारी लैंड की, हमारी जॉब की सिक्योरिटी। आज ना लैंड है J&K वालों के पास, ना अपनी जॉब है। और मुझे नहीं लगता, ये जिस तरह आपने ये देखा होगा कि LG एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे आई, आम जो बंदा है, आम जो सिविलियन है, आम जो यूथ है या कोई भी है, वो सफ़र ही कर रहा है 5 साल से। रीज़न देखो, जब तक आपकी एक लोकल इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तो आप तो किसी को अप्रोच कर ही नहीं सकते। आप अपनी बात किसको रखोगे? आज जो इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन है, अब आप देखिए जो LG पोस्ट पे चाहे कोई भी हो, वो आउटसाइडर है। उन्हें क्या पता J&K के मसले क्या है? उनको क्या पता कि यहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, यहाँ की डेमोग्राफी क्या है, यहाँ की टोपोग्राफी क्या है, यहाँ की ज्योग्राफी क्या है, बाकी इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं। वो तो आएंगे पोस्ट, वो क्योंकि LG एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है या कोई भी हेड जो होते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वो कोई भी आ सकता है किसी भी स्टेट का। लेकिन ये है कि आम जो लोग हैं वो तो सफ़र कर रहे हैं। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, आप देखो, आप की मिनिस्ट्री बन गई, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, इनको चाहिए सबसे पहले रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करें, जो हमसे स्टेटस लिया है पहले वो वापस दें, और इमीडिएटली एक वो जो है नोटिफिकेशन निकालें और यहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शन जो है करवाएं। तो आप चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन से पहले स्टेटहुड जो है वो मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, पहले ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसका कंसर्न, अब आप देखिए ना, ये एक वो होता है, ये एक डीप एक एनालिसिस होता है कि क्या मतलब जब इलेक्शन होगी, किस पार्टी की कितनी सीट्स आएंगी, फिर आप बैठ के डिसाइड करेंगे कि स्टेट देनी या नहीं देनी। जो था आपका स्टेटस वो आपको वापस मिलना चाहिए, चाहे इलेक्शन 6 महीने के बाद हो, साल के बाद, उसका उसके साथ कोई लेना देना ना है तो ना होना चाहिए आपस में। जी। नासिर साहब, जिस तरह से आपने देखा कि नीट का घोटाला जो है वो काफ़ी चर्चाओं में रहा, और इस सब की वजह से जो है जो डिज़र्विंग कैंडिडेट, डिज़र्विंग बच्चे थे, वो कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीट पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वो तो एक ऐसा स्कैम है जिसको एक जो कैंडिडेट्स जो मेहनत किया, जिसने पूरे साल मेहनत की, हो सकता है कि वही डिजर्विंग कैंडिडेट हो जो सिलेक्ट हो जाए, जो मतलब वहाँ पे क्वालिफाई करे, सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन अब आप देखिए कि अंदर के लोगों ने इसमें क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री के कुछ लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, इसमें एजेंट्स हैं, इसमें टाउट्स हैं, इसमें आपके जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका जो आपस में लाइजान है। अब आप देखिए कि टोटल जो है मेरे ख्याल में 600 से या 700 करोड़ का ये स्कैम है, और एक एक स्टूडेंट से 50-60 लाख रुपए लिया है। तो आप मुझे बताएं कि एक जो स्टूडेंट अप्लाई करता है या एक स्टूडेंट जो सोचता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, जब उस प्रोफेशन में ही ऐसे आप एडमिशन लोगे, ऐसे आप एंट्री लोगे, तो आप क्या कॉम्पिटेंट डॉक्टर बनोगे? क्योंकि आप तो पेमेंट दे के बन रहे हो, आप तो पेमेंट वाले डॉक्टर बन रहोगे ना, आप तो मेहनत वाले डॉक्टर तो है ही नहीं। और जो गरीब बच्चा है या एक नॉर्मल बच्चा जिसने पूरे 1 साल मेहनत की होगी, वो तो सफ़र ही करेगा, उसका तो कहीं रैंक ही नहीं आएगा। तो ये नीट का, उसमें मैं ये कहूँगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री की जो है आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके अंडर ये नीट का आता है, मिनिस्टर को वो चाहिए फ़ौरन इस जो नीट का ये हुआ, ये सारा स्कैम जो है ख़त्म करके दोबारा से नीट का एग्ज़ाम जो है होना चाहिए, और बिल्कुल वो पूरे उसमें देखना चाहिए उनको कि उसमें कोई वो आपस में कोई बंगलिंग ना हो, कोई ऐसे गलत वो कुछ ना हो। तो दोबारा से मैं तो ये कहूँगा, मैं तो दोबारा अपील करूँगा, और हम लेटर भी लिखेंगे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को कि आप स्टूडेंट्स का दोबारा ये क्या कहते हैं, नीट का एग्ज़ाम लीजिए। सर, जिस तरह से आपने देखा कि जो लोकसभा इलेक्शंस है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हुए और बहुत ही बेहतर तरीके से हुए। लोगों ने जो है बढ़-चढ़ कर वोट दिए, और अगर हम बात करें भाजपा के 2 नुमाइंदे जो हैं वो जीत कर सामने आए। रजौरी पुंछ नन्ना की बात करें, वहाँ से मियां अल्ताफ जी आए, और बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है हमारे इंजीनियर ऋषि जी जो सामने निकल कर आए। तो इस जो ये लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं, तो आने वाले इलेक्शंस में क्या जो असर है वो होने वाला है, हमें चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? अब आप देखिए कि इसमें मेरा जो पर्सनल अपना ओपिनियन है, जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, कि जो जम्मू रीजन है उसमें तो एक वेव जो थी वो बीजेपी की थी। जी।
तो चाहे बेशक वो इन कैंडिडेट्स की थी जो एमपी बन गए हैं या मोदी जी की थी, उनकी इन्फ्लुएंस में जो है लोगों ने वोट डाले, पार्टिसिपेट किया, और इस बार तो यूथ ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन जो कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका मुझे लगता है कि उनका मतलब हम कह सकते हैं कि इरोजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी, तो वो अपना कहीं ना कहीं जो उनका जो वो अपना एक जो स्टैंड था या जो सब्सटेंस उनके पास होता है, जो कंसिस्टेंसी उनके पास थी, वो अब वो लूज कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर कश्मीर से एनसी के जो हैं 2 आए हैं आपके एमपीज, वो आए हैं, एक तो आगा रूहुल्ला साहब जो हैं और दूसरे मियां अल्ताफ साहब जो हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे आप जो पार्टी के हेड हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, अगर आप उनका वो देखें, उनका ग्राफ देखें, जिस हिसाब से उन्होंने बारामूला और उस कुपवाड़ा और वो सारा एरिया कौन सा, वहाँ से इंडिपेंडेंट रशीद साहब जो हैं वो जीत गए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं लोगों को जो इन पार्टीज पे मुझे लगता है कि शायद भरोसा कम हो रहा है, या वो चाहते हैं एक पॉलिटिकल चेंज चाहते हैं, या एक वो नई अप्रोच चाहते हैं कि नए से कोई लीडर हमें मिले जो हमारी बात आगे पहुंचाए। तो उन उसमें जो है इनको देखना चाहिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ पे, हमसे कहाँ पे चूक हुई। तो अगर हम बात करें हिंद मजदूर सभा की, तो क्या कुछ जो है आने वाले समय में हिंद मजदूर सभा करने वाली है, जो लोग हिंद मजदूर सभा के साथ जुड़े हैं? देखिए, हिंद मजदूर सभा, जिस तरह आपको पता है, इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन मोटिव रहता है कि हम लेबर क्लास की बात करें, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनकी बात करें, अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें। अब रिसेंटली, अब कुछ विद इन कुछ डेज जो है, मैं अब सबसे पहले तो चीफ सेक्रेटरी जो हमारे अटल डुल्लू जी हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा अब हिंद मजदूर सभा के उसमें कि जो हमारे फाउंडर हैं इसके संपत प्रकाश जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे कोई पार्क या कोई रोड को रीनेम किया जाए उनके नाम से, ताकि एक उनकी एक लेगेसी जो है, एक नाम जो है वो चलता रहे। दूसरा ये है कि मैं चीफ सेक्रेटरी को अब अपील करेंगे हम कि भाई जो अब एमपीज आपके इलेक्ट हो चुके हैं, बीजेपी के आगे हैं, कांग्रेस के आगे टोटल 5 एमपीज आए, तो ये एक पॉलिसी बनाएं, कोई कुछ फॉर्मुलेट करें, कुछ यूथ के लिए कुछ देखें स्कीम। वो तो हो गया, इलेक्टोरल प्रोसेस हो गया, ये अपने चेयर पे पहुंच चुके हैं। अब ये कि कोई ये नई पॉलिसी बनाए यूथ के लिए। देखिए, आप देखो, यूथ जॉबलेस है, कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं। अब आप देखो कितने डेली वेजर्स हैं जिनका अभी तक कहीं रेगुलराइजेशन का नाम नहीं है, मिनिमम वेज एक्ट आपका एक्ट लगा नहीं है, पेंशनर्स के इतने इश्यूज हैं, उनको डीए का इशू रहता है, ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में वो परेशान है। तो वो सारा जो है वो हिंद मजदूर सभा फ्यूचर में ये करेगा। और हाँ, मैं ये बताऊंगा कि ये आपको मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ कि ये मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे डिसाइड करके, डिस्कस करके, कि जो हमारे डीजीपी हैं और कहते हैं आर सोहेन साहब, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, इनको मैं एक पर्सनल जो हमने डिस्कस किया है। अक्सर आप देखो कि जब भी फैब्रिक खराब होता है जे.एंड.के का, कोई ना कोई होता है कि ब्लास्फेमी जो है वो आ जाती है बीच में। ब्लास्फेमी आप समझते होंगे कि किसी भी रिलीजन के आप जो फाउंडर होते हैं, मैसेंजर होते हैं, गुरु होते हैं, इनके हिसाब से देवता होते हैं, उनके बारे में जब आप गलत बोलते हो, तो उसके लिए मैं पर्सनली उनसे मिलूंगा भी, डीजीपी साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी से भी, और उनको अपील करूंगा कि इसके लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ बना जाए, लॉ बनाया जाए कि कोई किसी को इस तरह ब्लास्फेमी का कोई भी डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज, कोई आर्टिकल, कोई फोटोग्राफ। इसके लिए जो अगर ऐसी चीज़ों पे वो वर्कआउट करेंगे तो उससे बहुत जो है हमारा फैब्रिक जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ नासिर रियाज साहब, हिंद मजदूर सभा के यूटी अध्यक्ष, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपने राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और भी इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहिए नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़।